अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन हो, मतलब उसको रन करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, उनको मतलब फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या, जैसे पहले 18 सेंचुरी के टाइम जो केमिस्ट्री था, साइंस था, इतना डेवलप नहीं था। तो मतलब छोटे छोटे असूल हैं केमिस्ट्री को, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए इन लॉज को मतलब ओबे करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, फिर हम कोई केमिकल रिएक्शन रन करते हैं। ये कितने होते हैं? 5 लॉज होते हैं। टोटल कितने लॉज होते हैं? 5 लॉज, 5 लॉज। तो हम इनको नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे पहले नंबर पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेकंड है, और थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और गे ल्यूसेक्स लॉ, एवागेड्रोस लॉ। मतलब हम इनको स्टेप वाइज इनको डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब हम अगर एक अपना जर्नल एग्जांपल उठाएं, जैसे कोरोना के टाइम कुछ मतलब असूल, कुछ कानून मतलब उनको हम फॉलो करते थे। मास्क लगाते थे, मतलब सोशल डिस्टेंस अपना मेंटेन रखते थे, सैनिटाइज़र लगाते थे। मतलब जो केमिकल रिएक्शन को और रन करने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ असूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आज डिस्कस करते हैं इनको। मैं आपको एक जर्नल, मतलब एक, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, कोई भी हमारा रिएक्टेंट है A प्लस बी, दो रिएक्टेंट है, हम उनको रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल C प्लस डी। तो ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है, और ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। तो मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है कि ये रिएक्शन कुछ लॉज हैं, उनको ओबे करके फिर प्रोसीड होगा, फिर रन होगा। और जो इनका उस टाइम में, मतलब 17th सेंचुरी की बात है, उस टाइम हमें ये मालूम नहीं था कि कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, कि जैसे हम अभी पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ कोई भी रिएक्टेंट इससे रिएक्ट कर रहा है तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं आपको लॉ, हम अपनी फर्स्ट लॉ को स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये फर्स्ट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया था। हम इस लॉ को और लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं, और हम इसको लिवोजियर्स लॉ भी कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था उसके भी नाम से हम इसको नाम देते हैं, लिवोजियर्स लॉ भी इसको कहते हैं, लिवोजियर्स लॉ। तो काफ़ी मतलब बुक्स में इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लिखते हैं, लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी लिखते हैं, और लिवोजियर्स लॉ भी लिखते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? मतलब mass can neither be created nor be destroyed। ये इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्या मतलब? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम मास ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। मतलब कि उसमें कोई नया मास ऐड नहीं हो सकता, जितना उसका पहले मास था बाद में भी उतना ही मास होगा, या डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे पहले जितना मास था वो उससे कम भी नहीं हो सकता। मतलब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ क्या? इन अ केमिकल रिएक्शन, इधर लिख रहा हूँ इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के बाद जितना मास पहले था बाद में भी उतना ही मास रहेगा, केमिकल रिएक्शन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास
बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। मतलब पहले हमने जो बात की कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो केमिकल रिएक्शन रन करने से पहले जितना मास है और जो बाद में भी उतना ही मास मतलब होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। मतलब कंजर्व मतलब क्या है, सेम होगा, पहले भी वही था बाद में भी वही होगा। अगर इधर तक क्लियर नहीं हुआ तो हम एग्जांपल के हिसाब से इसको क्लियर करते हैं। तो कोई एग्जांपल हम उठा रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन के हिसाब से एग्जांपल उठा रहे हैं हम, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें क्या दे रहा है, अमोनिया। हाइबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, हाइबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन से तो हमें अमोनिया मिल रहा है। तो हम इसको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम अभी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 इधर भी नाइट्रोजन 2, 6 हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन 6। तो इसके हम मास लिख रहे हैं, मोल नहीं लिख रहे हैं। इसका 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन का मास कितना है, एक एलिमेंट का मास कितना है 28 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 है तो 3 का कितना 6 ग्राम। अमोनिया का नाइट्रोजन 14 3 हाइड्रोजन 17 2 है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम। अभी इनको आप सम करोगे, ये कितना होगा 34 ग्राम्स। ये भी अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 34 ग्राम्स। तो अभी आप ये देखें रिएक्शन से पहले, मतलब जो रिएक्टेंट का मास है 34 ग्राम, हमने रिएक्शन कंप्लीट किया तो क्या आ गया 34 ग्राम्स ये आ गया। मतलब जो रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रहा। मतलब कोई भी मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। मतलब इधर कोई नाइट्रोजन 2 एटम है नाइट्रोजन के, इधर भी 2 हैं, कोई क्रिएट नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नहीं आया, या कोई नाइट्रोजन कम भी तो नहीं हुआ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन था। हम कोई और एग्जांपल मतलब करते हैं, कोई और एग्जांपल केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। कोई और केमिकल रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं CH4 मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें ये क्या है, ये एक कंबस्शन रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री में हम कंबस्शन रिएक्शन उस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम एयर से बर्न करें तो हमें जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, एक कार्बन इधर भी है एक इधर, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट है, 4 ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इधर, रिएक्शन बैलेंस्ड है, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ग्राम्स निकालेंगे। 12 और 4 हाइड्रोजन के कितने होते हैं 16 ग्राम, 16 ग्राम। और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में 32, तो 2 मॉलिक्यूल हैं, कितना होगा 64 ग्राम्स। इनको आप टोटल करोगे 6 70 81 80 ग्राम। अभी इधर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, आपको पता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, कितना होता है 44 ग्राम। और वाटर, एक वाटर में 18 ग्राम पड़ते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल हैं इधर, कितना होगा 36 ग्राम। तो आप इनको सम करोगे आपको 80 ग्राम मिलेगा। वही बात हो गया, मतलब ये पहले भी इतना, जो हमने रिएक्शन के पहले भी हमारे ग्राम इतने थे, बाद में भी इतने हैं। मतलब ये एक पॉइंट आप नोट करना कि इधर शर्त क्या है, एक शर्त क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो, 100% कंप्लीट रिएक्शन हो, 100% कंप्लीट रिएक्शन हो। मतलब जो रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम इसके मास निकालेंगे। अभी इधर कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही कोई एटम नया क्रिएट हो रहा है, मास भी दोनों साइड पे सेम रहता है। तो इधर सिर्फ एक बात होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। जैसे कार्बन इधर
इधर रीअरेंज होके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे अभी एक और एग्जांपल करते हैं इसका, एक आखिरी लास्ट एग्जांपल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट एग्जांपल इसका करते हैं हाइड्रोजन प्लस, ये आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सही है। हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स, 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के हाफ मतलब कितना होगा, 16 ग्राम। आप इनको सम करेंगे कितना आएगा, 18 ग्राम। तो वाटर का कितना है आपको पता है, 18 ग्राम, 16 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। जो साइंटिस्ट था एंटोनी लुइवियर, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। एंटोनी लुइवियर मतलब इस साइंस की दुनिया में इसके बहुत से मतलब काम है, जैसे कि मतलब इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी नाम इसी साइंटिस्ट ने दिया था। और जो एनिमल्स कैसे अपना मतलब किसी फूड से अपना कैसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट एंटोनी लुइवियर ने दिया था। इवन के मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक इसने पब्लिश किया था, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री पब्लिश्ड बाय मतलब एंटोनी लुइवियर। इसके मतलब बहुत से काम थे, अभी मुझे इतने याद नहीं आ रहे। मतलब केमिस्ट्री के जो इस साइंस के वर्ल्ड में इसके बहुत से काम थे। ये बायोलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट था, जूलॉजिस्ट था, मतलब हर फील्ड में इसका कोई ना कोई एक डिस्कवरी है, एक काम है। तो आप ये नोट कर लें, तो हम अपनी आगे इसको थोड़ा मतलब पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो अभी हम इसके कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कुछ और पॉइंट्स है, मतलब लिमिटेशंस हम किस चीज़ को कहते हैं कि ये लॉ कहाँ कहाँ फेल होता है। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये लॉ किस किस जगह फेल होता है। आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइंस्टाइन्स इक्वेशन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहता है, E इज इक्वल टू mc²। इधर हम c किस चीज़ को कहते हैं, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कितने के बराबर है, 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी है ये, और ये मास। तो इस मतलब इक्वेशन में आइंस्टाइन का एक थ्योरी था। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि हम कोई भी मास उठाएं उसको स्पीड ऑफ लाइट के भी स्क्वायर से ट्रैवल करवाएं, तो वो मास क्या होगा, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही क्रिएट होता है। तो इधर क्या हो रहा है, मास कम होके क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसने आइंस्टाइन ने क्या कहा था, मास एंड एनर्जी और इंटर कन्वर्टेबल। जो मास और एनर्जी हैं एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और दूसरा इसका लिमिटेशन, ये जैसे पहला था, दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये एक और टॉपिक है केमिस्ट्री का। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास हमारा डिक्रीज होता जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन आगे बढ़ता है, हमारा मास जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे हम केमिकल रिएक्शन में हमारे क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं,
और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उसके जो है न्यूक्लियस, जो उसका न्यूक्लियस है वो रिएक्शन में इवॉल्व होता है। न्यूक्लियस का जो मेन कंपोनेंट क्या है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, मास कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मतलब ओबे नहीं करता। और मैं आपको एक लास्ट बताऊं, टॉप पॉइंट बताऊं कि कोई भी रिएक्शन हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और evolved इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो हीट है बड़ी मिकदार में एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, तो वो भी जो मास है हमारा कंजर्व नहीं रहेगा। तो आप ये नोट कर लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, हम उसको डिस्कस करते हैं, तो काइंडली आप इसको नोट कर लें।